Now we will discuss some of the objective questions from the practice sheet. So the questions which we are going to discuss are question number 8, question number 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 एंड 22. हम इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. टोटल 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं. उसमें से जो खास, जो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल हैं, हम सिर्फ उन्हें डिस्कस करेंगे, जैसे कि ये सभी क्वेश्चंस. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे बिकॉज वो क्वेश्चंस इजी हैं. सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 8. We will discuss objective question number 8. So let me write the heading. Heading is MCQ electricity. MCQ electricity. In this section, question number 8. Question number 8 says, according to junction law, A, summation of I is equals to 0, summation of V is equals to 0, summation of 1 by I is equals to 0 and summation of 1 by V is equals to 0. So in this question number 8 में आपको एक लॉ के बारे में कहा गया है और उस लॉ का नाम है जंक्शन लॉ. जंक्शन लॉ कोई अलग चीज नहीं है. जंक्शन लॉ बिल्कुल सेम चीज है जो हमने पढ़ी है. हमने ये पढ़ा है कि चार्ज इज कंजर्व, चार्ज कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बिल्कुल इसी फिनोमेना पे बेस्ड जंक्शन लॉ दिया गया है. ध्यान से देखिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इस तरह से वायर्स हैं, इस तरह से, यह एक नोड है. इस एक पॉइंट पे आके 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 वायर्स एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं. सो जंक्शन लॉ इज डिफाइंड एज द करंट कमिंग इन to the node is equal to current leaving the node. जंक्शन लॉ कहता है द करंट कमिंग टू द नोड और एंटरिंग द नोड is equal to the current leaving the node. Let me tell you what does it mean. It means कि अगर यहाँ पे let's say इस नोड से this is wire 1, this is 2, this is 3, 4, 5 and 6. हम ऐसा मानते हैं कि let's say wire 1 में करंट इस डायरेक्शन में ऐसा बह रहा है, I1 करंट. वायर 2 में इस डायरेक्शन में I2 करंट बह रहा है. इस डायरेक्शन में I3 करंट वायर 3 में बह रहा है. इस डायरेक्शन में I4 करंट बह रहा है. इस डायरेक्शन में I5 करंट बह रहा है और इस डायरेक्शन में I6 करंट बह रहा है. जो 6 वायर्स हमने अज्यूम करे, उन 6 वायर्स में करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है. जैसे कि I1 I2 करंट, I1 I2 वायर में अगर आप ध्यान से देखें, so the current I1 and I2 are flowing outside, they are leaving the node, वह नोड से दूर जा रहे हैं. ओके, और नोड पे कौन सा करंट आ रहा है? I3 करंट आ रहा है, I4 करंट आ रहा है, I5 करंट भी आ रहा है और I6 करंट भी आ रहा है. सो जंक्शन लॉ कहता है कि जितना करंट इस नोड पे आएगा उतना ही करंट बाहर जाएगा, यहाँ पे कोई करंट स्टोर नहीं होगा. दिस इज व्हाट, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. बिकॉज करंट आ रहा है मतलब क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं.
इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इस नोड पे आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसको लीव कर रहे हैं, इसको छोड़ के दूर भी जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। सो लेट्स से I1, अगर हम कोई एक डायरेक्शन फिक्स कर ले, फॉर एग्जांपल नोड पे आने वाले जो करंट्स हैं, नोड पे आने वाले सभी करंट्स को हम पॉजिटिव कह देते हैं। सो टोटल चार्ज ऑन नोड, टोटल करंट ऑन नोड कितना हो जाएगा? टोटल करंट ऑन नोड हो जाएगा I6, दिस जो करंट्स नोड पे आ रहे हैं वो कौन से हैं? I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, ये चार करंट्स नोड के ऊपर आ रहे हैं। सो जो करंट्स बाहर जा रहे हैं उनका साइन क्या होगा? नेगेटिव। सो इट मीन्स I1 विल बी माइनस I1 एंड I2 विल बी माइनस I2. So the junction law says that total current, net current coming in is equal to net current going out. So net current coming in कितना है? इतना, I4, I5, I6 and I3, ये चार, और कौन सा करंट बाहर जा रहा है? I1 and I2. So the sum of these four currents is equal to the sum of these two currents. So अगर ऐसा होगा, in that case summation of all the currents will be equals to 0. इसे हम समझ सकते हैं sum of currents coming out, sum of currents coming out कितना होगा? I1 plus I2, and sum of currents गोइंग इन कितना होगा? I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6, यह 6 करंट्स एंटर होंगे, एंड I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2. सो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। नाउ आप I1 I2 को इधर ले आइए, सो यू विल फाइंड I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 माइनस I1 माइनस I2 कितना आ रहा है? 0। हमने ये देखा ये दोनों करंट्स नेगेटिव हैं, तो ये हमने इधर माइनस ले आए। सो ये सम ऑफ ऑल दीज करंट्स कितना आ रहा है? 0। सो आई कैन से दैट इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, समेशन ऑफ I where I is equals to 1 to 6 is equal to 0. So this is the equation for junction law. Junction law क्या कहता है? सिंपल, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना करंट एंटर होगा उतना पूरा बाहर चला जाएगा। यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे कोई चार्ज सप्लाई नहीं होगा, इसके द्वारा जितना चार्ज इसके पास आएगा पूरा का पूरा ये आगे फॉरवर्ड कर देगा। ओके, so answer for question number 8 will be क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8। सो वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट we will discuss question number 11. Question number 11 says a cell, a resistor, a key and ammeter are arranged as shown in the circuit diagrams. The current recorded in the ammeter will be, देखिए आपके सामने 3 सर्किट डायग्राम्स बने हुए हैं and he is asking the current recorded in individual circuits. So सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 के डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। आपको नोटबुक में ड्रॉ नहीं करना, आप शीट में ही सॉल्व कीजिए। ओके, आपके हाथ में जो शीट है उसी में जो डायग्राम बने हुए हैं यूज देम। मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए बोर्ड पे बना देता हूं। इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज एमीटर, दिस इज अ रेजिस्टर, और यहाँ पे एक की लगी हुई है कुछ इस तरह से। दिस इज के, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ सेकेंड इज अगेन एक बैटरी
a resistor, a key, ammeter, negative, positive. This is a resistor. Okay, this is key, positive, negative, resistor हो गया. Then third diagram is something like this. This is positive, this is negative. So इस तरह से तीन सर्किट डायग्राम्स आपके सामने बने हुए हैं. This is 1, this is 2 and this is 3. Question says the current recorded in the ammeter. आपको यह बताना है कि इन तीन सर्किट्स में करंट रिकॉर्डेड कैसा है. According to option A says maximum in 1, option B says maximum in 2, option C says maximum in 3 and option D says same in all the cases. Okay. Now जो करंट इस सर्किट में फ्लो होता है या किसी भी सर्किट में फ्लो होता है, जस्ट रिमाइंड यू दैट करंट फ्लो होता है किस बेसिस पे, करंट किसकी वजह से फ्लो होता है, इस चीज को जानना आवश्यक है. अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, सो यू नीड टू रिमेंबर द डिपेंडेंसी ऑफ करंट. करंट किस पे डिपेंडेंट है? सो हम कहते हैं कि जो करंट होता है I, इट डिपेंड्स ऑन वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस. पोटेंशियल डिफरेंस जितना क्रिएट होगा और जितना रेजिस्टेंस होगा उस सर्किट में, उतना करंट उसके अकॉर्डिंगली फ्लो होने लगेगा. सो अगर हम इस सर्किट की बात करें, इन दिस सर्किट लेट्स से करंट इज I1. सो I1 करंट कितना होगा? इस पूरे सर्किट में आपको रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है? R. ऑफ कोर्स एमीटर का रेजिस्टेंस आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल. हमने इस चीज को डिस्कस किया था. नाउ रेजिस्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रेजिस्टर इज R और बैटरी. ओके, तो तीनों में बैटरी जो है वो बिल्कुल सेम है, सेम बैटरी कनेक्टेड है. लेट्स से V वोल्ट्स की बैटरी है. हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. द वोल्टेज, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज V. सो in this circuit the current flowing will be V divided by R. So I1 current is equals to V by R. In the second circuit the potential difference is V again and resistance is R. So the current flowing, let us say I2 will be V by R. And same in the third circuit, resistance is again R and potential difference is V, so current flowing I3, so I3 will be V divided by R. So overall यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? हमें ये समझ में आ रहा है that I1, I2 and I3 are equal. यह तीनों करंट्स बिल्कुल सेम है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सेम इन ऑल द केसेस, ऑप्शन डी. नाउ इस तरह के क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख के सॉल्व ना करें. जस्ट यूज द सर्किट डायग्राम्स दैट आर गिवन इन द शीट एंड you can easily mark the answer. Okay? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सर्किट देख के आप बता सकते हैं. आप ध्यान से देखेंगे तो सर्किट देख के ही हमें समझ में आ रहा है कि रेजिस्टर है और एक बैटरी है. तीनों सर्किट्स में सेम रेजिस्टर है, तीनों सर्किट में सेम बैटरी है. सो डेफिनेटली करंट तो सेम ही फ्लो होगा. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, आगे मूव करते हैं. Now let us discuss question number 12. Question number 12 says, in the following circuits, heat produced in the resistor or combination of resistors connected to a 12 volt battery will be. Option A, same in all the cases. Option B, minimum in case 1. Option C, maximum in case 2. And option D, maximum in case 3. Okay, so it is given that there are 3 circuits. आपके सामने 3 सर्किट्स दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 12. पहला सर्किट बिल्कुल सिंपल, एक 2 ohms का रेजिस्टर कनेक्टेड है और उससे कनेक्टेड है एक 12 volts का बैटरी.
सेकेंड सर्किट में 2 ohms का एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, 2 ohms के 2 रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इन सीरीज कनेक्शन है. दिस इज 12 volts पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज 2 ohms एंड दिस इज 2 ohms. और थर्ड सर्किट में 2 2 ohm के रेजिस्टर पैरेलली कनेक्टेड हैं. कुछ इस तरह से. दिस इज 12 volts, दिस इज 2 ohms एंड दिस इज अगेन 2 ohms. तो इस तरह से 3 सर्किट्स आपके सामने दिए गए हैं. So in 3 circuits में it is asking that the heat produced in all the 3 resistors, in all the 3 circuits, heat produce का phenomena, heat production का relation इन 3 circuits में किस तरह से है. This is first circuit, this is second and this is third. So now to solve this question, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं. या तो आप इसे कंप्लीट सॉल्व करें. कौन सा फॉर्मूला लगा के? फॉर्मूला फॉर हीट प्रोडक्शन और फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दैट इज I स्क्वायर RT और V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इंटू टी और V इंटू I इंटू टी. यह 3 फॉर्मूले हैं. इन 3 में से सुटेबली जो फॉर्मूला यूज हो उसे लगा के कंप्लीटली सॉल्व करें और सॉल्व करके आंसर निकालें. बट इट विल बी अ लॉन्ग प्रोसेस. ये प्रोसेस काफी लंबी है. हमें इस क्वेश्चन को देख के ही आंसर करना है. हमें कोई इसमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना, सॉल्व नहीं करना. हमें सिर्फ सर्किट्स को एनालाइज करना है और इस फॉर्मूले को एनालाइज करना है. नाउ देखिए, इन दिस सर्किट द क्वेश्चन हैज गिवन अस रेजिस्टर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. क्या यहाँ पे करंट की कोई बात की गई है? नो. सो इट मीन्स अगर हम कोई सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं हीट प्रोडक्शन के लिए, देन डेफिनेटली हम इसे तो नहीं करेंगे क्योंकि करंट की कोई बात नहीं की गई. हम इसे भी नहीं करेंगे बिकॉज करंट की बात नहीं की गई. हम यूज करेंगे हीट प्रोड्यूस्ड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल्स टू V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय R. सो यहां से कंक्लूजन निकलता है दैट जिस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, उस सर्किट में सबसे ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगा. लेकिन अगर इन तीनों सर्किट्स को आप ध्यान से देखें, यू विल फाइंड कि तीनों सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्कुल ही सेम है. तीनों सर्किट्स में पोटेंशियल डिफरेंस तो बिल्कुल ही सेम है, दैट इज 12 volts, 12 volts एंड 12 volts. सो डेफिनेटली यहां पे V तो कांस्टेंट हो गया. देन रेजिस्टर की बात करते हैं, रेजिस्टेंस की बात करते हैं. रेजिस्टेंस जिस सर्किट का कम होगा उस सर्किट में हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा. सो जस्ट ऑब्जर्व दिस सर्किट, जस्ट एनालाइज दिस सर्किट एंड ट्राई टू गेट द रिलेशन, ट्राई टू गेट द फाइनल रेजिस्टेंस वैल्यू. तीनों केसेस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने की कोशिश करें. जस्ट इमेजिन इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है? 2 ohms. इस सर्किट में कितना है? क्योंकि 2 सीरीज में कनेक्टेड हैं इसलिए लेट अस राइट दिस. इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ohms. इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 + 2 दैट इज 4 ohms. इन दिस सर्किट दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड है? पैरेलली. पैरेलल में 2 और 2 ohms का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 ohm. ये चीज हमने पढ़ी है, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. सो इसीलिए इसे हम डायरेक्टली कर रहे हैं. नाउ विच सर्किट हैज द मिनिमम रेजिस्टेंस? ऑब्वियसली थर्ड वन. सो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? थर्ड सर्किट. थर्ड सर्किट विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट. सो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी भी नहीं एंड ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज मैक्सिमम इन केस 3. सो क्वेश्चन 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच कॉन्सेप्चुअल. ये काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है.
यहाँ पे सॉल्यूशन करने को नहीं कह रहे। आपने देखा है कि एनटीएसी की एग्जाम में आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। सो इस तरह के एग्जाम में जब आप लॉन्ग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, काफी ज्यादा कठिन हो जाएगा पूरे क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करना, क्योंकि टाइम की कमी रहती है। सो आपको कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से ग्रैस्प करने पड़ेंगे, इतने अच्छे से समझना होगा इन फॉर्मूलेस को, इन रिलेशंस को, सर्किट डायग्राम्स को, सच दैट आप एग्जाम में इस तरह की अप्रोच लगा पाए। ओके, एक बार में डेवलप नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मल्टीपल टाइम्स लेक्चर को देखिए, मल्टीपल टाइम्स मटेरियल सॉल्व कीजिए, मल्टीपल टाइम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कीजिए और ज्यादा ऑब्जेक्टिव कीजिए, देन डेफिनेटली यू विल गेट द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। बट हमने लेक्चर्स में तो वैसे पढ़ा ही है, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से डिस्कस किया है, इस फॉर्मूले को खास तौर पे अच्छे से डिस्कस किया है। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हीट प्रोडक्शन का, पावर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ये फॉर्मूले थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, सो इसीलिए फोकस ऑन दीज फॉर्मूलाज। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Question number 14 says a current of 1 ampere is drawn by a filament of electric bulb. The number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly. So it's very easy to solve. आपको दिया हुआ है current in flowing in this filament. This is the filament of a bulb. In this filament, the current flowing is 1 ampere. So you need to tell 16 seconds में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। सबसे पहले हम ये निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इन 1 सेकेंड। सो कितना चार्ज पास हो रहा है? 1 एम्पियर मीन्स 1 कूलम पर सेकेंड। इस चीज को हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस चीज को हमने डिस्कस किया था। सो फर्स्ट हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये कैसे आया ये चीज आप समझ चुके हैं। ओके, ये चीज हमने डिस्कस कर ली है। सो रिपीट दैट लेक्चर अगेन अगर आप क्लियर नहीं हुआ तो। सो 1 सेकेंड में इतने पास हुए, देन डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड इन 16 seconds will be 16 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. Just solve this, you will get the answer. It's very easy. क्या आंसर आएगा इसका? दिस पॉइंट आप हटा देंगे, so it will be 10 to the power 20. Option A. Option A will be the correct answer. This 10 to the power 20. So this is an easy question. Question number 14. Okay, now let us solve question number 15. Question number 15 says, identify the circuit in which electrical components have been properly connected. Question says, identify the circuit in which electrical components are properly connected. किस सर्किट में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, इस चीज को हमें बताना है। सो अब प्रॉपर कनेक्शन मतलब, प्रॉपर कनेक्शन का ऐसा मतलब नहीं है कि वायर खराब है या वायर जंग लगा हुआ है। इट डजंट मीन दैट कि वायर जंग लगा हुआ है इसीलिए वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। प्रॉपर कनेक्शन का यहाँ पे मतलब है दैट ऑल द कंपोनेंट शुड बी कनेक्टेड इन अकॉर्डिंग टू देयर प्रोटोकॉल, अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल प्लेसमेंट। उनका जैसा प्लेसमेंट होता है एग्जैक्टली उसी तरह से प्लेस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्व द फर्स्ट सर्किट। पहले सर्किट में रेजिस्टर, बैटरी और की कनेक्टेड है एक सीरीज में, एमीटर कनेक्टेड है सीरीज में, इट्स ओके, सही है। लेकिन वोल्ट मीटर आपका यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। वोल्ट मीटर शुड गेट कनेक्टेड इन पैरेलल। इट मींस पहला सर्किट तो गलत है। सेकेंड सर्किट को ऑब्जर्व करते हैं। सेकेंड सर्किट में बैटरी, रेजिस्टर एंड की तीनों कनेक्टेड है सीरीज में, एमीटर भी उनके साथ सीरीज में कनेक्टेड है।
और वोल्ट मीटर रेजिस्टर के पैरेलली कनेक्टेड है। तो क्या ये सर्किट सही है? यस, दिस सर्किट इज करेक्ट। पर हम बाकी के दो सर्किट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें क्या गलती है, उनमें किस तरह से गलत कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ओके, सो इन द सेकेंड सर्किट, इन द थर्ड सर्किट आप देखेंगे कि एक बैटरी कनेक्टेड है, एक रेजिस्टर है और एक की है। ओके, ये तीनों सही है, सीरीज में है और इनके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस एमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, बट एमीटर कभी पैरेलल में कनेक्ट नहीं हो सकता, इट्स रॉन्ग। सो इसलिए थर्ड सर्किट गलत है। ऑब्जर्व द फोर्थ सर्किट। फोर्थ सर्किट से एक बैटरी है, एक की है, एक रेजिस्टर है और उस तीनों के अक्रॉस, बैटरी की और रेजिस्टर के अक्रॉस साथ में एक एमीटर भी सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, एमीटर सीरीज में है, करेक्ट है। और वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब ये सर्किट भी सही है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। इट्स सिंगल चॉइस, सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे कोई एक सर्किट, एक ही क्वेश्चन में एक ही आंसर होना चाहिए, दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते। इट मीन्स जो हमने सेकंड देखा था, सेकंड और फोर्थ में अभी हमें चॉइस करनी है, अभी तक हम फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचे। ओके, अगर हम ऐसा करते कि सेकंड को पढ़ के फटाफट आंसर टिक कर देते, देन वी मे गो रॉन्ग, हमारा आंसर गलत हो सकता था, जबकि हमें मालूम है किस तरह से सॉल्व करना है, बट फिर भी गलत होता। सो इसीलिए बी पेशेंट व्हेन यू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि वहां पे ट्रिक छुपी रहती है। ओके, सो फिर चेक करते हैं कि सेकंड में और फोर्थ में क्या अलग है, क्या दोनों सर्किट सेम है? अगर सेम है इसका मतलब मिस प्रिंटिंग है, लेकिन सेम नहीं है तो फिर क्या अलग है, कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है? ओके, चलिए देखते हैं। पहले सेकंड सर्किट में आप देखेंगे कि बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है एमीटर के, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्टेड है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से, ये तो सही है। बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है एमीटर के नेगेटिव से, ये भी सही है। और बैटरी का एमीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड है वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, या फिर कहें बैटरी के पॉजिटिव से, बिल्कुल सही है। एमीटर का पॉजिटिव कनेक्टेड टू बैटरी का पॉजिटिव, एमीटर का नेगेटिव कनेक्टेड टू बैटरी का नेगेटिव। इसका मतलब सेकेंड सर्किट तो सही है। फिर फोर्थ सर्किट क्यों नहीं है? लेट अस चेक द फोर्थ सर्किट। इन द फोर्थ सर्किट यू विल फाइंड कि बैटरी का नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ एमीटर, एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। इट मींस डेफिनेटली ये चीज गलत है, दिस इज रॉन्ग। तो इसीलिए ऑप्शन 4, दिस फोर्थ सर्किट इज रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड सर्किट। सो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर इज बी। ओके, सो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हमें कॉपी में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट ओरली सॉल्व करा। ओरली इसको रिपीट करके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड कि हमने क्या समझा है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 says the proper representation of series combination of cell। देखिए जब सेल्स कनेक्टेड होते हैं, जब बैटरीज को, सेल्स को भी हम कनेक्ट करते हैं, सो वहां पे भी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसी चीजें होती हैं। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अगर सेल इस तरह से कनेक्टेड है, सो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन, series combination of cell. Okay, if cells are connected like this, something like this, then this is a parallel combination. जस्ट इसे हम याद कर लेते हैं, इसमें कोई खास डीप में हम नहीं जाएंगे। Just observe the questions. The proper representation of series combination of cells obtaining maximum potential is. So देखिए maximum potential कब आएगा? जब सभी बैटरीज एक लाइन में कनेक्टेड है, एक जैसी कनेक्टेड है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखेंगे, so in this combination let us say this is V1, this is V2, this is V3, this is V4 and this is V5.
सो इस बैटरी के अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल होगा, दैट टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5. टोटल पोटेंशियल विल बी दिस मच. लेकिन अगर मैंने बैटरी को इस तरह से कनेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लेट अस से लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव्स को कनेक्ट कर दिया है, हमने बैटरीज की डायरेक्शन को अलग कर दिया है. सो इन दिस सर्किट द टोटल पोटेंशियल अक्रॉस दिस बैटरी विल बी V1 माइनस V2. जब हम एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के निगेटिव से, फिर उस बैटरी का पॉजिटिव अगली बैटरी के निगेटिव से और अगली बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव से, इस तरह से जब सीक्वेंस में कनेक्शन करते हैं तब बैटरी के पोटेंशियल्स ऐड होते हैं. ओके, जब हम इस तरह से कनेक्शन करते हैं, एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के पॉजिटिव से लगा दिया, या फिर एक बैटरी का नेगेटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव से लगा दिया, इन दैट केस पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट होते हैं. हमें इससे ज्यादा इस थ्योरी को डिस्कस नहीं करना है. दिस इज इन क्लास 12, दिस इज बियॉन्ड आवर स्कोप. सो जस्ट रिमेंबर ओनली दिस. पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरह से होगा, सीरीज में या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. ओके, सो मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए हमें सिर्फ यह देखना है कि किस केस में बैटरीज बिल्कुल एक जैसी कनेक्टेड है, एक लाइन में कनेक्टेड है, एक डायरेक्शन में कनेक्टेड है. जैसे कि ऑप्शन ए, फर्स्ट वाले सर्किट में आप देखें सभी बैटरीज कैसी हैं, बिल्कुल इस तरह से कनेक्टेड है. सो डेफिनेटली ये सब तो एड अप होनी है. सेकेंड केस में आप देखेंगे तो सेकेंड केस में थोड़ी सी गलती है. वाई? बिकॉज लास्ट की जो दो बैटरीज हैं उसमें एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो इसीलिए इन सर्किट का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा. देन थर्ड सर्किट को आप ऑब्जर्व करें, थर्ड सर्किट में भी कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम है. लास्ट के दो जो बैटरीज हैं वो इस तरह से कनेक्टेड है. सो डेफिनेटली ये सर्किट भी गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल कम हो जाएगा. एंड ऑप्शन डी में भी आप देखेंगे कि लास्ट की दो बैटरीज के निगेटिव साथ में कनेक्टेड है, मतलब दो बैटरीज अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है. एक बैटरी से करंट इधर जाना चाहिए, दूसरी बैटरी से इधर जाना चाहिए. सो दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज इस केस में पोटेंशियल कम हो जाएगा. ओके, सो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए मतलब इस तरह का सीक्वेंस, इस तरह के सीक्वेंस में पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम ऑब्टेन होगा. इसे बहुत ज्यादा डीप में ना पढ़िए बिकॉज दिस इज इन क्लास 12. सो जस्ट नोट दिस. क्वेश्चन नंबर 18, यस क्वेश्चन नंबर 18 होता है, इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं. Now let us solve question number 19, 21 and 22. Question number 19. Question number 19 says, which of the following represents voltage? Option A is work done upon current into time. Option B, work done into charge. Option C, work done into time divided by current. And option D, work done into charge into time. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले जो खास बात वो ये कि यहाँ पे आपको वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन पूछा जा रहा है. देखिए रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि वोल्टेज को मैं किस तरह से शो कर सकता हूँ. जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन में मैं स्पीड को शो कर सकता हूँ. उसी तरह से ही इज आस्किंग कि वोल्टेज को आप किसके टर्म्स में कैसे शो कर सकते हो. Let me give you a simple example. Question number 19. For example, speed is equals to distance upon time होता है. Distance की यूनिट होती है किलोमीटर या फिर मीटर. टाइम की यूनिट होती है आर या फिर सेकेंड्स. सो अगर मैं डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड कर रहा हूं, इट मींस उनकी यूनिट्स को भी मैं डिवाइड कर रहा हूं. यहां पे डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर्स में है. सो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, या फिर क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड. इन दोनों को यूज करा. देखिए किलोमीटर पर सेकेंड में तो हम स्पीड नहीं लेते. अगर आप चाहें तो स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं और मीटर पर आवर भी.
ये सभी क्या है, ये स्पीड्स की यूनिट हो गई। कैसे? बिकॉज हमने स्पीड का जो फॉर्मूला देखा उसमें डिस्टेंस और टाइम डिवाइड हो रहे हैं। इट मींस स्पीड की यूनिट डिपेंड करेगी डिस्टेंस और टाइम की यूनिट पे। यू नो दिस, इसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर है और टाइम की यूनिट अगर आर है, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम करने पे इनकी यूनिट्स भी डिवाइड हो जाएंगी। यहां पे हमने कैसे निकाला, यूनिट्स को डिवाइड करके। ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाएंगे। हमें अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज और करंट और वर्क और टाइम और मीटर्स, डिस्टेंस, एनीथिंग, कुछ भी आता है, सो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू यूज units. You use the units of all the parameters given. जो पैरामीटर्स गिवन है उनकी यूनिट्स पे ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ वोल्टेज इज जूल्स पर कूलम। आप कहते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। इस तरह का एक रिलेशन होता है। मतलब अगर इन फॉर्मूलेज में से किसी फॉर्मूले ने जूल पर कूलम का रिप्रेजेंटेशन दिया, तब हम कहेंगे कि दैट फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल, द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन कहता है, ऑप्शन ए सेज वर्क डन अपॉन करंट इनटू टाइम। इस तरह का एक रिलेशन है। नाउ वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट होती है जूल्स। करंट की यूनिट क्या होती है? करंट की यूनिट होती है एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड्स। सो अगर हम इस रिलेशन को सॉल्व करें, यू विल गेट जूल्स अपॉन एम्पियर इनटू सेकेंड्स। हमने क्या करा, हमने सिर्फ तीनों की यूनिट्स को निकाल लिया। सिमिलरली इसको लिखेंगे जूल्स डिवाइडेड बाय एम्पियर। कितना हो जाएगा? एम्पियर मतलब कूलम पर सेकेंड इनटू सेकेंड्स। जब आप यहाँ पे सेकेंड्स और सेकेंड्स को कैंसिल कर देंगे इस तरह से, सिंपल जो आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करते हैं, बिल्कुल वही फंडा यहाँ पे लगेगा। सो देखिए, सॉल्विंग दिस यू विल गेट जूल्स अपॉन कूलम। सो जूल्स अपॉन कूलम क्या होता है? वोल्ट्स। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? ए। लेकिन नहीं, अभी हम फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे जब तक कि हम बाकी के 3 ऑप्शंस को चेक नहीं कर लेते। हम सभी ऑप्शंस को चेक करने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। So let us check option B. Option B says work done into charge. Now what is the unit of work done? Unit of work done is joule. What is the unit of charge? It is coulomb. So इस रिप्रेजेंटेशन से, इस वर्क डन इंटू चार्ज वाले रिलेशन से क्या यूनिट आ रही है? वर्क डन जूल्स इंटू कूलम्स, या फिर कहें जूल्स कूलम्स। ओके, जूल्स कूलम्स। लेकिन क्या जूल्स कूलम्स इज द यूनिट फॉर वोल्ट्स? नो, वोल्ट्स की यूनिट होती है जूल्स पर कूलम। इट मीन्स डेफिनेटली ये ऑप्शन तो गलत है। लेट अस चेक ऑप्शन सी। हम ऑप्शन सी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन सी सेज इट इज वर्क डन इनटू टाइम। ऑप्शन सी सेज इट इज वर्क डन into time divided by current. Now what is the unit of work done? Work done is joules into time का unit क्या होगा? seconds divided by current. Current is coulomb per second. So जब आप इसे सॉल्व करेंगे you will get joule into second का square divided by coulomb. इस तरह का एक रिलेशन बनेगा। वोल्टेज का यूनिट होता है जूल्स पर कूलम, लेकिन यहां पे क्या यूनिट आ रहा है? जूल्स पर कूलम इनटू सेकेंड का स्क्वायर। तो सेकेंड का स्क्वायर इज ऑफ नॉट एनी यूज, ये कोई काम का नहीं है। और जूल्स पर कूलम यूनिट होना चाहिए,
लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन में सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, सो इट मीन्स दिस डू नॉट रिप्रेजेंट वोल्टेज। सो डेफिनेटली ये वाला फॉर्मूला भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सो लेट अस चेक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को भी हम चेक करेंगे। ऑप्शन डी सेज इट इज वर्क डन इनटू चार्ज इनटू टाइम। सो वर्क डन का यूनिट क्या होगा? जूल्स, इनटू चार्ज का यूनिट कूलम, इनटू टाइम का यूनिट सेकेंड। सो इस रिप्रेजेंटेशन से यूनिट क्या बनेगा? जूल कूलम सेकेंड्स। सो जूल कूलम सेकेंड तो किसी भी क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, बिकॉज वोल्ट्स का यूनिट कितना है? जूल पर कूलम, लेकिन यहां आ रहा है जूल कूलम पर सेकेंड, जूल कूलम सेकेंड्स। सो इट मीन्स डेफिनेटली दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 19th क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो इस तरह से आप किसी भी रिप्रेजेंटेशन से कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कौन सी क्वांटिटी बन रही है, इस चीज को आसानी से डिड्यूस कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि वोल्टेज के बारे में ही पूछे, दे में आस्क अबाउट पावर, पावर के बारे में पूछ सकते हैं। सो पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट्स। वॉट्स मीन्स पावर का यूनिट इज जूल्स पर सेकेंड। सो ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन जो कि जूल्स पर सेकेंड की यूनिट दे रहा है, इट मीन्स दैट रिप्रेजेंटेशन विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट पावर। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था काफी ज्यादा। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल सॉल्व 21, 22। Now let us solve question number 21 and question number 22. First we will solve question number 21. Question number 21 says a student carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistances R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? So ऑप्शन ए R1 is equals to R2 is equals to R3, ऑप्शन बी R1 greater than R2 greater than R3, ऑप्शन सी R3 greater than R2 greater than R1, ऑप्शन डी R2 greater than R3 greater than R1। इस तरह का एक क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही पर्सन सॉल्व कर सकता है जिसने ओम्स लॉ को बहुत अच्छे से समझा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो आई हैव टोल्ड यू कि ओम्स लॉ मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और फिर प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। सो जिस पर्सन ने उस ग्राफ को बहुत अच्छे से ग्रास्प किया है, उस ग्राफ को अच्छे से समझा है, ओनली दैट पर्सन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। लेट मी टेल यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह का एक ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इस तरह के ग्राफ में दिस इज वोल्ट्स, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज करंट। इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ लाइक दिस, दिस इज लेट्स से रेजिस्टेंस R, बिकॉज हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू I टाइम्स R होता है। सो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? V अपॉन I। सो मतलब अगर मैं V और I को डिवाइड करूंगा तो मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पॉइंट पे V और I को डिवाइड करता हूं, दिस इज V1, दिस इज I1, सो मुझे किसका वैल्यू मिलना चाहिए? R का। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे डिवाइड करता हूं V2 और I2 को, देन अगेन मुझे किसका वैल्यू मिलना चाहिए? इसी R का। नाउ क्योंकि ये R कांस्टेंट है, ये R का वैल्यू बदल नहीं रहा, सो इसीलिए जिस प्रोपोर्शन में आप V को बढ़ाते जा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में I भी बढ़ता जा रहा है। सो डेफिनेटली इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा, एक लाइन ग्राफ, बिल्कुल ऐसा सीधा एक लाइन आएगी। इस चीज को हमने पढ़ा है। नाउ द वैल्यू ऑफ R कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला can be used to calculate the value of R mathematically. Remember this, okay? Now, if I want to calculate the value of R graphically, अगर मुझे ग्राफ की मदद से, ग्राफ के
यूज से इस r का वैल्यू कैलकुलेट करना है, देन हाउ विल आई कैलकुलेट द वैल्यू? ध्यान से देखिएगा, द वैल्यू ऑफ r इज गिवन बाय दिस एंगल, दिस एंगल इज लेट से थीटा, यह एंगल कौन सा है? थीटा। सो देखिए देयर इज अ रिलेशन, आप देखेंगे फॉर एग्जांपल इन दिस ट्राइंगल, in this triangle this angle is theta, tan theta will be equals to I1 divided by V1. in trigonometry tan of any angle, tangent of any angle हम निकालते हैं, so tan theta जो होता है it is I1 upon V1. now if you reverse this because tan theta क्या है? I1 upon V1, लेकिन resistance क्या होता है? that is V1 upon I1. So can I say कि R that is resistance is equals to 1 upon tan theta? हम इस तरह का एक रिलेशन लिख सकते हैं कि R कितना है? R is equals to 1 upon tan theta. So जिस केस में यह थीटा बड़ा होता जाएगा उस केस में ये रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इसको हम लिख लेते हैं, if theta is large then resistance is small, रेजिस्टेंस कम होगा और अगर थीटा बड़ा हुआ तो इस रिलेशन से ये चीज आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में आप tan ऑफ थीटा के बारे में पढ़ते हैं, जस्ट अभी इतना नोट कर लीजिए कि रेजिस्टेंस और इस थीटा में एक इनवर्स रिलेशन होता है, जितना ज्यादा वो एंगल फॉर्म करता है उतना कम रेजिस्टेंस होता है, जितना कम एंगल फॉर्म करता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। सो इस क्वेश्चन को हम इस ग्राफ की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए दिस इज पोटेंशियल, दिस इज करंट, ग्राफ इज गिवन समथिंग लाइक दिस इज R1, this is R2 and this is R3. So the angle formed by R1 is let's say this one, यह एंगल है, this angle is theta 1, the angle formed by R2 is theta 2, the angle formed by R3 is theta 3. So clearly हम इस ग्राफ को देख के ये कह सकते हैं that theta 1 is greater than theta 2 is greater than theta 3. So अभी हमने क्या कहा, जिस सीक्वेंस में थीटा का रिलेशन होगा उसके बिल्कुल अपोजिट सीक्वेंस में रेजिस्टर्स का रिलेशन होगा। सो अगर एंगल सबसे बड़ा है R1 के लिए, इट मींस R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम है। ओके, अगर R3 के लिए एंगल सबसे कम है, इट मींस R3 के लिए रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। सो अगर थीटा के बीच में ऐसा रिलेशन है, इसे बोलते हैं स्लोप, दिस इज नोन एज स्लोप, इसे हम स्लोप कहते हैं। स्लोप का अगर रिलेशन ऐसा है देन रेजिस्टेंस का रिलेशन बिल्कुल उल्टा होगा, समथिंग लाइक दिस। यह रिलेशन होगा रेजिस्टेंस के बीच में अगर आपका स्लोप इस तरह के रिलेशन में है। ओके, सो ओम्स लॉ से ग्राफिकली हम किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हम दो सर्किट्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो रेजिस्टर्स को कंपेयर कर सकते हैं। इसे ज्यादा डीप में हमें नहीं पढ़ना बिकॉज ये भी 12th क्लास के सिलेबस में होता है इन डीप, बट बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसे हमें समझना जरूरी है। सो जस्ट रिमेंबर दिस रिलेशन एंड दिस। ओके, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ थर्ड वन इज मैक्सिमम, देन सेकेंड वन एंड देन फर्स्ट वन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग यह रिलेशन ट्रू बैठ रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर 21। दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 22. Now let us solve question number 22. Question number 22 says, if the current I through a resistor is increased by 100%, assuming that the temperature is unchanged, the increase in power dissipated will be. If the current I through a resistor is increased by 100%, then the increase in power dissipated will be. Okay, so power और current में किस तरह का relation है? अब देखिए, इट इज गिवन दैट अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर इज अनचेंज, टेम्परेचर में हमने कोई बदलाव नहीं किया,
सो अगर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं किया, इट मीन्स हमने किसको चेंज नहीं किया, हमने रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया। ओके, सो हमें पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? पावर का फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर। वाई वी नीड टू यूज आई स्क्वायर आर? बिकॉज पोटेंशियल के बारे में उसने कोई बात नहीं की है। पोटेंशियल के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं की कि पोटेंशियल हमने बढ़ाया या पोटेंशियल कम किया। हमें साफ साफ यह दिया गया है कि करंट को इंक्रीज किया है लेकिन टेम्परेचर सेम है, इट मीन्स रेजिस्टेंस नहीं बदला, सर्किट का रेजिस्टेंस इज सेम एज इट इज। ओके, सो let us say P1, let us say this is a conductor, this is a wire, इस वायर का रेजिस्टेंस है R, इसमें इस वक्त I1 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, द करंट फ्लोइंग इन दिस इज I और I1 और I, सो पावर डिसिपेटेड P विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर टाइम्स R। अब मैंने इसमें करंट कर दिया, दिस इज R, दिस इज P1 पावर, रेजिस्टेंस इसका R ही रहेगा। नाउ करंट को 100% इंक्रीज करना मतलब क्या? करंट को 100% इंक्रीज करना मींस द फाइनल करंट I1 और I2 विल बी इक्वल्स टू I प्लस 100% ऑफ I। ऐसा ही होता है, आपको किसी चीज को 50% बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 20 रुपीज को 50% बढ़ाना है, सो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट 20 प्लस 50% ऑफ 20, जो इनिशियल वैल्यू है उसमें परसेंटेज निकाल के जोड़ दीजिए। तो हमें I को 100% बढ़ाना है, इट मींस इस I में आप इस I का 100% जोड़ दीजिए। सो सॉल्विंग दिस यू विल गेट I प्लस 100 अपॉन 100 इंटू I, इट मीन्स दिस विल बिकम 2 टाइम्स I। सो हमने करंट को कितना कर दिया? 2 टाइम्स, दैट इज डबल कर दिया। सो इट मीन्स इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? 2 टाइम्स I। सो पावर P2 विल बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स I का स्क्वायर टाइम्स R। सो पावर कितना हो गया? 4I स्क्वायर R। 4I स्क्वायर R विल बी द पावर ऑफ दिस सर्किट। Now calculate the change in power. So change in power or increase in power will be P2 minus P1 divided by P1 into 100. Now what is P2? P2 is 4I square R minus I square R divided by I square R into 100. So this will give you 300%. So the answer will be 300%. It means अगर आप करंट को 100% इंक्रीज करते हैं, सो पावर कितने से इंक्रीज होती है? पावर इज इंक्रीज बाय 300%। देखिए अब यहां पे 2 आंसर आते हैं, पावर इज इंक्रीज्ड बाय 300% एंड पावर हैज बिकम 400%। ये दोनों चीजें अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का इनिशियली रेट 100 रुपए है, ओके, और मैंने 50% उसे बढ़ाया तो पेट्रोल का रेट कितना हो जाएगा? 150 रुपीज। सो आई विल से दैट पेट्रोल, द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 50% एंड द प्राइस ऑफ द पेट्रोल हैज बिकम 150%। ओके, मैं क्या कहूंगा? प्राइस ऑफ द पेट्रोल कितना हो गया है? 150%, और पेट्रोल का प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है? दैट इज 50%। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन द आंसर इज 300%. The increase in power dissipated. He is asking the increase in power dissipated. So increase will be 300%. So this is the solution for question number 22. That is C. So this is question number 22. Okay. So यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को खत्म कर लिया है, पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स, देन सब्जेक्टिव्स एंड देन ऑल द कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड इन वेरी वेरी डिटेल। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप इसे बहुत अच्छे से रीड कीजिए, अच्छे से समझिए, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कैरीज अ ह्यूज वेटेज। इलेक्ट्रिसिटी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इन फ्यूचर अगर आप इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं, आप या मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप साइंस में जाना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाली फील्ड में जाना चाहते हैं,
देन इलेक्ट्रिसिटी एक अपने आप में एक पार्ट होता है. सो अगर आप इस तरह का एम रखते हैं, सो फोकस ऑन दिस चैप्टर. ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस विल क्रिएट अ बेस फॉर यू टू स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ऑल्सो केमिस्ट्री in 11th and 12th class. Okay, so you can note this, and best of luck. Thank you.